तो हम नॉर्मेलिटी को देख रहे थे। तो देखिए इसका सवाल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये अपने पास फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी निकालने का। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, वैसे ही निकलेंगे नंबर ऑफ मोल की तरह, जैसे ग्राम गिवन डिवाइड बाय उसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, कैसे इक्विवेलेंट मास निकलते हैं, बात मैंने आपके साथ की थी, ठीक है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकलेंगे, ग्राम गिवन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम गिवन क्या है, यहाँ पे देखिए 0.63 गिवन है। तो अब इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक थी। ऑक्सैलिक एसिड का देखिए क्या था, ऑक्सैलिक एसिड ये था COOH, फिर COOH और ये 2H2, ठीक है ना। तो ये कितना आया था, 126 आया था अपने पास, ठीक है जी। और रिप्लेसेबल H कितने थे इसमें, H2 मॉलिक्यूल 2 थे, तो इसको 2 से डिवाइड करके कितना आ गया था इसका 63 ग्राम। तो जब ये 63 ग्राम, तो इसका इक्विवेलेंट मास आया था, क्या था इसका इक्विवेलेंट मास। तो अब इसके क्या निकालना, अपने को ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकलेंगे जितना ग्राम गिवन डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना इसका 63, तो कितना आ गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका क्या आ गया अपने पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। अब बस इसको रखना है इसके अंदर, देखिए 0.1, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर निकालना है, तो कितना दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या है, 250 ml मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1000, तो कितना आ गया नॉर्मेलिटी 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ गई है। लीटर के अंदर निकाल दी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होती है, अपनी नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है। तो इस तरीके से नॉर्मेलिटी के सवालों में थे, ठीक है जी। तो हम ये सवाल कर रहे थे। अब अगला टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, अगला कंसेप्ट जो है अपना वो करते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन का कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ऐसे पड़ा था, ठीक है, और वो 250 ml में था, ठीक है। 250 ml का मेरे पास सॉल्यूशन पड़ा था और उसमें सोल्यूट पड़ा था मेरे पास, और सोल्यूट के 5 मोल पड़े थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन के अंदर और सोलवेंट ऐड कर दिया, और सोलवेंट ऐड करके कितना हो गया 350 ml। लेकिन सोल्यूट कितना रखा मैंने, सोल्यूट के अब भी मोल इसमें कितने रहे, 5 मोल ही रहे, क्योंकि डाइल्यूशन वही होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूट तो ठीक है, सोल्यूट के तो वही अमाउंट है, लेकिन सोलवेंट बढ़ाते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन सोलवेंट की इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसी का मीनिंग क्या होता है डाइल्यूशन। जैसे आपने नमक लिया, नमक तो 1 पिंच डाला, ठीक है, पानी पहले 1 गिलास था, फिर उसी में पानी 2 गिलास डाल दिया, तो डाइल्यूशन हो गया। तो उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होगी, पहले आपको पानी ज्यादा खारा लग रहा था, अब कम खारा लगेगा, इसी का मीनिंग क्या होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के केस में मोलैरिटी कैसे निकालें, मोलैरिटी कैसे निकालें, ठीक है, मैं मोलैरिटी की ही बात करूंगा। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी निकाली जाएगी M1V1 = M2V2, ये मोलैरिटी इक्वेशन लग के मोलैरिटी निकलेगी। लेकिन नंबर ऑफ मोल क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन काम करेगा। सपोज मैंने कह दिया कि मेरे पास ना पहले एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर थी, और वो सपोज था मेरा 500 ml में, ठीक है, 2 मोलर 500 ml में था, ठीक। अब इसकी कंसंट्रेशन रहेगी 1/2, कंसंट्रेशन क्या रहेगी 1/2। तो इस कंसंट्रेशन के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना। यही सॉल्यूशन है, देखिए मैंने पहले कहा था कि सोल्यूट सेम रहना चाहिए, उसी सोल्यूट का यही सॉल्यूशन है। तो इसी सोल्यूट की पहले ये थी, अब उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, हाफ। तो पूछ रहे कितने वॉल्यूम में वो हाफ रह जाएगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे M1V1, तो 2 × 500, 1/2 का मीनिंग क्या है 0.5, और ये लग जाएगा V2, ठीक है ना। हाफ कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है 0.5 होता रहेगा। तो ये 0.5 को इसके नीचे ले आएंगे ऐसे करके,
तो V2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से? V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इतने वॉल्यूम में तो बना है, ये तो बात आ गई। तो ये पूछेगा इतना बनाने के लिए इसमें कितना ऐड किया गया है, डाइल्यूशन कितने का हुआ, ये तो वॉल्यूम आ गया। सपोज आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको कर दिया, ऊपर ले गया मैं इसको, और ये 1000, ठीक है, और ये कितना हो गया 2000 ml आ गया मेरा, ठीक है ना। तो ये तो 2000 ml में बना है, हाफ मोलर। तो इतने बढ़ाने के लिए कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ा इसमें कितना ऐड करना पड़ा? 1500 ml ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो ये पूछेगा कि डाइल्यूशन कितने का हुआ है? 1500 ml का डाइल्यूशन हुआ है, तब इसकी कंसंट्रेशन इतनी रह गई, ठीक है ना। इतनी कंसंट्रेशन कब रहेगी? जब इसमें 1500 ml का क्या किया गया? डाइल्यूशन। तो कैलकुलेशन वगैरह कई बार फॉर्मूले में इधर उधर हो जाता है, वो कोई बात नहीं होती, कंसेप्ट को पकड़िए आप, ठीक है। सॉल्यूशन जो समझाया गया तरीका उसको पकड़िए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो समझ में आया डाइल्यूशन का मतलब? तो यहां से पता चल गया इसके अंदर कितने का डाइल्यूशन किया गया? 1500 ml का, तभी इसकी मोलैरिटी इतनी रहेगी। अब आगे चलते हैं। अब करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग कि मिक्स कर दिया हमने दो सॉल्यूशन को। देखिए दो अलग अलग सॉल्यूशन थे मेरे पास, यहाँ पे दो अलग अलग सॉल्यूशन है। सपोज ये सॉल्यूशन था, इसकी मोलैरिटी M1 थी और इसका वॉल्यूम V1 था, ठीक है। ये सॉल्यूशन था मेरे पास, ठीक है जी। ऐसे मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन था, दूसरा कोई सॉल्यूशन पड़ा था मेरे पास ऐसे। यहाँ पे देखिए अलग सॉल्यूशन पड़ा था यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्यूशन पड़ा था मेरे पास अलग, ये पड़ा यहाँ पे। इसकी मोलैरिटी M2 थी और वॉल्यूम V2 था, ठीक। दो अलग अलग सॉल्यूशन पड़े हैं, M1 V1 M2 V2। वो कह रहा है दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो आएगी उसको बोलते हैं रिजल्टेंट मोलैरिटी। रिजल्टेंट मोलैरिटी, या इसको फाइनल मोलैरिटी भी कह सकते हैं, या इसको मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी इसको नाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ये एक किस्म से। तो कह रहे हैं इन दोनों को मिला दिया, मिला के एक ही सॉल्यूशन बना दिया, इनका एक ही सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसकी मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? M1 V1 M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। तो इस तरीके से कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग हम लोग लगा सकते हैं इसके अंदर, इनको करने के लिए, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो ये था कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग था अपने पास। इस तरीके से मिक्सिंग के अंदर हम कर सकते हैं, मिक्सिंग की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा एडवांस लेवल की भी करवा दी मैंने आपको साथ के साथ, तो आप इनको, जिसका नाम क्या है? स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री, ठीक है ना। स्टोक्योमेट्री का मीनिंग क्या है कि जैसे स्टोक्योमेट्री क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करती है केमिस्ट्री का, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जैसे आपने एक गिलास पानी पिया और आपसे कोई पूछ ले कि आपने कितने मॉलिक्यूल वाटर के पिए, कितने एटम हाइड्रोजन के पिए, कितना ग्राम वाटर पिया, कितने ग्राम हाइड्रोजन पी, कितने ग्राम ऑक्सीजन पी, तो ये बातें भी आपसे उसके अंदर पूछ सकता है। तो इन सब का क्वांटिटेटिव मींस अमाउंट पता करनी, कितनी अमाउंट है मैथमेटिकली, तो वो मेजरमेंट करना किसके अंदर आता है? स्टोक्योमेट्री के अंदर आता है, ठीक है। स्टोक्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो बातों पे है। स्टोक्योमेट्री वर्ड बना हुआ है जो स्टोक्योन और मिट्रॉन से मिलके बने हैं, ठीक है। स्टोक्योन और मिट्रॉन। स्टोक्योन मींस एलिमेंट और मिट्रॉन मींस मेजरमेंट। ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, एलिमेंट का मेजरमेंट। पहले इसका इतना ही दायरा था, लेकिन आप कुछ भी इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको स्टोक्योमेट्री को यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, वो समझिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए पहले आपको एक बेसिक सी बात आनी चाहिए। जब आप क्लास 10th में थे,
10th क्लास में थे, तो वहां पे आपके पास दो बातें आती थी, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, और दूसरा था इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, दोनों बातें बड़ी काम की थी, इसलिए मैंने करवाई थी। बेसिक एनसीईआरटी में नहीं दी होती, फिर भी मैंने आपको करवाई थी जो मेरे से पढ़े हैं। तो इंफॉर्मेशन कन्वेड, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकती है इससे? केमिकल इक्वेशन से। कौन सी केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करती थी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास सेम रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ चेंज क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो जाता है। ठीक है ना, सपोज करिए जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है, मैंने ये रिएक्शन लिखी जैसे कि H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, 2H2 कर दिया। ठीक है ना, देखिए यहां मास इन दोनों का अगर आप जोड़ेंगे, रिएक्टेंट का मास अगर आप निकाल लेंगे और प्रोडक्ट का जो मास निकालेंगे वो बराबर आएगा, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन निकलती थी अपने को? ठीक है ना, देखिए क्या इंफॉर्मेशन निकलती थी, पहले वो बात करूंगा मैं, क्या इंफॉर्मेशन निकलती थी। इससे निकलती थी, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। इससे निकलता था कि इसके 2 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाते हैं, मोल मोल रिलेशनशिप निकलता था। या फिर इसका कितने ग्राम हो गया? 4 ग्राम। इसका कितने ग्राम हो गया? एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना हो गया? 32 ग्राम। और ये कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 36 ग्राम। इसका 4 ग्राम रिएक्ट करता है इसके 32 ग्राम के साथ और इसका 36 ग्राम बनता है। ठीक है ना, तो मास मास रिलेशनशिप हो गया और मोल मोल रिलेशनशिप हो गया। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन से हम कई टाइप के रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। जैसे एक तो ये इक्वेशन होगी, जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है CaCO3 CaO प्लस CO2, तो इसके एक मॉलिक्यूल से इसका एक मॉलिक्यूल बना और इसका भी एक मॉलिक्यूल बना, इसके एक मोल से इसका भी एक मोल बना और इसका भी एक मोल बना। ये मॉलिक्यूल है, ये मोल, तो मोल मोल रिलेशनशिप निकल गया। इसके 100 ग्राम से इसका कितना बना? 56 ग्राम और इसका कितना बना? 44 ग्राम। ग्राम ग्राम रिलेशनशिप निकल गया। ठीक है ना, इसके 100 ग्राम से देखिए इसका कितना मोल बना है? एक मोल। एक मोल का मीनिंग क्या है? 22.4 लीटर। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। ठीक है ना, और कई जगह वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है ना, जब गैस से गैस ही बनती है वो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिख दी कि N2 प्लस 3H2 और 2NH3 भी गैस इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये गैस गैस रिलेशनशिप हो गया, यानी कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्री से नहीं निकाला जाता, एक अलग इसके लिए मीट्री लगाई जाती है जिसका नाम है एडियोमेट्री। ठीक है ना, एडियोमेट्री, एडियोमेट्री। ठीक है, जेई के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडियोमेट्री। ठीक है, एक तो रेडॉक्स पे नॉन वो लगाना, क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट, और एक एडियोमेट्री से वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप निकालना। ये जेई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट का मामला यहां से फिट हो जाता है जितना मैं करवा रहा हूं। ठीक है जी, तो देखिए किसी भी केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हो, उससे हम कई टाइप की इंफॉर्मेशन निकालते थे। वही 10th वाली बात, उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया मैंने, तो उस रिलेशनशिप का नाम रख दिया मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, या फिर कौन सा, मास मास हो गया, मास वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया। और क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? मोल मोल रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, मास मोल रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो इतने टाइप के रिलेशनशिप निकल सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। ठीक है, तो सपोज मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ली, ये ले ली, इसी को ले लेता हूं मैं H2 प्लस O2 और H2। ठीक है, ये हाफ कर दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका ये तो कितने
2 ग्राम है, ये कितने 16 ग्राम है, और ये कितने 18 ग्राम है। ठीक है, तो कह रहा है हाइड्रोजन अगर मैंने 4 ग्राम ले ली तो वाटर कितना बनेगा, ये रिलेशनशिप आपसे निकलवाना चाह रहा है। 2 ग्राम से कितना बनता है 18 ग्राम, 4 ग्राम से आपसे निकलवाना चाह रहा है। ठीक है ना, तो पहले इनके मोल निकालिए, इसके मोल कितने बनेंगे, हाइड्रोजन का मोल इसके 2 मोल बनेंगे। ठीक है, 16 ग्राम आ गया इसका। 16 ग्राम का मीनिंग क्या है, 16 ग्राम का मीनिंग है यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम ही होता है, इसका 1 मोल आ गया। और 18 ग्राम को इसका भी कितना आ गया 1 मोल आ गया। तो इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है। ठीक है ना, तो पूछे कि इसके अगर मैं मोल बढ़ा दूं, इसके मोल अगर डबल कर दूं, तो इसके मोल भी क्या करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे, और तभी इसके मोल कितने बनेंगे, डबल बनेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन में अपने को पता लगता रहता है कि ये इंफॉर्मेशन अपने से चाह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बनता है 1 मोल। ठीक है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, इसका हाफ मोल बनेगा, यानी कि अगर इसका 1 मोल ले लेते तो इसका कितना बनता 18 के बजाय 9 ग्राम बनता। लेकिन अब यहां पे एक क्वेश्चन और स्टार्ट हो जाता है कि सर इसकी कंसंट्रेशन ही डिसाइड करेगी क्या इसको, ये कहां जाएगा, फिर किसके बेस पे पता करेंगे कितना बनेगा, इसके बेस पे, इसके बेस पे। तो ये पता किया जाता है कि नई चीज के बेस पे, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री तो लगा दी हमने इक्वेशन का सारा लेखा जोखा निकाल लिया, लेकिन ये पता करना कि प्रोडक्ट की अमाउंट किससे इफेक्ट होगी, वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट से। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही प्रोडक्ट की अमाउंट बनाएगा, वही डिपेंड करेगी प्रोडक्ट की अमाउंट उसके ऊपर ही। ठीक है ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, देखिए समझेगा मेरी बात को ध्यान से। जैसे मेरे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, पहली बात तो रिएक्टेंट की साइड ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट की साइड ही आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिलेगा, इस साइड लिमिटिंग रिएजेंट नहीं मिलेगा। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे, जैसे मेरे पास रिएक्टेंट है A + B और मिलकर इन्होंने C बनाया, या तो A लिमिटिंग रिएजेंट होगा या B लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जैसे मैंने A को B के साथ मिलाया, ठीक है, A भी मेरा 5 मोल था और B भी 5 मोल था, ठीक है ना, लेकिन इसका 5 मोल पहले खत्म हो गया और इसका 5 मोल आखिरी तक बना रहा। ठीक है ना, जैसे कि मेरी बात को समझिएगा, मैंने ना ये सॉल्यूशन ले रखा था, ये सॉल्यूशन ले रखा था यहां पे NaOH का, ठीक है, आई बात समझ में। और यहां पे सॉल्यूशन ले रखा था मैंने एसिड का, यहां पे एसिड ले रखा था मैंने, ये NaOH था मेरे पास और ये क्या था, एसिड था। और NaOH में अगर हम फिनोल्फ्थेलिन डालें तो पिंक कलर आ जाता है कि नहीं आ जाता, यहां पे पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। ध्यान से समझिएगा इसको, फिर किसी दिन प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा जब ये लॉकडाउन हट जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका पिंक कलर है, और एसिड डालेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, बेस खत्म होगा तो पिंक कलर भी क्या होगा, खत्म होता जाएगा। ठीक है ना, सपोज मैंने एसिड डालना शुरू किया, ये भी मेरा कितने है 30 ml है, और ये भी कितने है 30 ml है। ठीक है, सारा का सारा एसिड डाल दिया मैंने, लेकिन फिर भी पिंक कलर डिसअपीयर नहीं हुआ, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, एसिड था। ठीक है ना, जो पहले रिएक्ट हो गया रिएक्शन में, जो रिएक्शन खत्म होने से पहले ही कंज्यूम हो गया, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना, तो जितना लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट हुआ उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, वही तो प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो प्रोडक्ट डिसाइड कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब निकालेंगे कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को, लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपके पास अलग अलग टाइप का ज्ञान होना चाहिए। आपको मास निकालना आना चाहिए, आपको मोल निकालने आने चाहिए, ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सपोज मेरे पास ये है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट मेरे को पता करना है। ठीक है, इस रिएक्शन को और सिंपल ले लेता हूं मैं, देखिए बिल्कुल आपकी जानकारी के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ले लेता हूं।
ऐसे लिख लिया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे लिख लिया। इसके कितने मोल प्रेजेंट है यहाँ पे, जितना मास है इसका देख लेंगे। तो इसका मास कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया, 4 ग्राम, तो टोटल मास हो गया इसका। इसका कितना हो गया, 1632 ग्राम हो गया, ठीक है ना। मास देख लिया पहले, तो इसके मोल कितने निकलेंगे, 4 ग्राम तो गिवन मास है, मोलर मास कितना होता है 1, तो इसके 4 मोल आ गए। इसका 32 गिवन है, मोलर मास कितना होता है 16, तो इसका कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया, ठीक है ना। देखिएगा मोलर मास भी इसका कितना होता है 32 ही होता है, तो इसका कितना मोल आ गया, सपोज 1 मोल आ गया, इसका भी 1 मोल आ गया, और इसके कितने मोल 4 मोल, ठीक है ना। तो अब जो आगे स्टोक्योमेट्री दी होती है ना, ये यहाँ पे जैसे ये, फिर इन मोल को इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 2 मोल, ये कितना आया 1 मोल, तो इसके मोल थोड़े है ना, और इसके मोल क्या है ज्यादा, तो ये रिएक्शन में क्या हो जाएगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो जिसके मोल थोड़े वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, वही क्या लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन बना, ये लिमिटिंग रिएजेंट बना, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए पहले तो आप मोल निकालेंगे। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, पहले मोल निकालेंगे। देन these number of moles will be divided by stoichiometry coefficients। स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट कौन, जो आगे दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी स्टोक्योमेट्री क्या है 1 है, इसकी हाफ है, इसकी क्या है 1 है, यहाँ पे देखेंगे इसकी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, इसकी 1, इसकी भी 2, तो जो आगे लगा होता है ना वो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इस नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से करेंगे, फिर जो आएंगे ना उसकी अमाउंट आएगी जो वहां पे, उस अमाउंट को क्या देखेंगे हम वहां पे कि इसके तो 2 मोल बच गए हैं, इसका 1 मोल बच गया स्टोक्योमेट्रिक से डिवाइड करने के बाद। तो जिसके कम मोल बचे वो लिमिटिंग रिएजेंट, जिसके ज्यादा पड़े वो क्या है, वो एक्सेस रिएजेंट, वो ज्यादा पड़े। और प्रोडक्ट किस पे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो पहले ही रिएक्ट कर लेगा, जैसे रिएक्शन जाने दोनों रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। इसकी अमाउंट और ज्यादा है, ये यहीं पे खत्म हो गया, तो प्रोडक्ट तो इसके साथ ही बनना था, यहाँ पे बन लिया प्रोडक्ट, तो आगे ये चाहे कितने भी पड़ा प्रोडक्ट तो इसने बना दिया, तो लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट डिसाइड होगा, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो आगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की, स्टोक्योमेट्री की प्रैक्टिस करेंगे, और आपका चैप्टर खत्म होने को है, ठीक है जी।